स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी सुमन साहू आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं एक अगला क्वेश्चन सेट। आइए देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आएंगे और आप लोगों को किस तरह बनाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश ये दोनों 10-10 नंबर के आने वाले हैं, लेकिन उनका लेवल क्या रहेगा वही देखने के लिए हम लोग ये प्रैक्टिस से डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला जो गद्यांश दिया हुआ है, देखिए ये जो गद्यांश है आप लोगों को समझ में आ रहा है किस चीज के बारे में। सबसे पहली ही पंक्तियां हमारी कह रही है साहस की बात हो रही है, मतलब पूरे गद्यांश में कहीं ना कहीं साहसी वीर ये लोग कैसे होते हैं, क्या होना चाहिए, इसी बारे में बात की गई होगी। समझना बिल्कुल भी आसान है। अब हम लोग देखेंगे कि इस तरह के जो गद्यांश रहेंगे उसमें प्रश्न कैसे बनेंगे। हमने अपने पिछले जो प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने देखे, हमने क्या देखे, गद्यांश के बाद एक एक नंबर के प्रश्न आ रहे थे। अभी भी वैसा ही है, लेकिन कुछ इसमें फेरबदल हमने क्या किया है कि हमने 2 नंबर वाले प्रश्न आपके लिए डाले हैं, ताकि आपकी जो लिखने की प्रैक्टिस है वो काफी अच्छे से, क्योंकि एमसीक्यूज तो आप बहुत आसानी से बना लेते हैं। जैसे इसी को देखिए, इसमें अगर प्रश्न ये बनता है कि झुंड में चरना भैंस और रिक्त स्थान का काम है। मान लीजिए मैंने बोला झुंड में चरना भैंस और मैं इस चीज को हटा देती हूँ, ठीक है, का काम है, तो आपको मेरा प्रश्न बनेगा कि किसका काम है। 1 नंबर का प्रश्न आपके एमसीक्यूज में बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग आसानी से देख लेंगे किसका काम है, भेड़ का काम है। तो इस तरह के प्रश्न करने के लिए आप लोगों को काफी आसानी रहेगी। तो हमने अब अपनी इस सीरीज में क्या किया है, 2 नंबर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाई है, ताकि आपको लिखने की प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें अगले प्रश्न जो बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, किससे सबसे बड़ी जिंदगी बताया गया है और उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है। प्रश्न जो बन रहा है आपके गद्यांश की पहली पंक्ति से ही बन रहा है कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी होती है और ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। ये मैंने आपको बताया इसलिए कि आप लोगों को समझ में आ सके कि प्रश्न कैसे रहेंगे और उत्तर आप लोगों को उसी गद्यांश की पंक्तियों में से मिल जाएगा। मतलब आपको दिमाग बहुत ज्यादा नहीं दौड़ाना है, बहुत बाहर की चीजें नहीं सोचनी है, बिल्कुल अपने गद्यांश पर फोकस रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें और अगला प्रश्न 2 नंबर का प्रश्न है। तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि जब कभी भी 2 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे तो हमें कितनी पंक्तियां लिखनी है। 2 नंबर वाले प्रश्नों में हम लोग 4 से 5 पंक्तियां बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। और चूंकि मैंने क्या बोला कि भाषा का आपका प्रश्न पत्र है, तो वो जांच करते हैं कि आपकी अपनी अभिव्यक्ति क्षमता कैसी है, इसलिए मैं इन प्रश्नों के उत्तर हूबहू आप लोगों को नहीं करवाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी जब हम लोग इसका आंसर डिस्कस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमें इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। अभी हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। कितनी पंक्तियां लिखनी है, 4 से 5 पंक्तियां बहुत है। बहुत अच्छे से आपको थोड़ा सा मतलब विस्तार पूर्वक बता देना। लघु उत्तर ही है, विस्तार मतलब 4 से 5 पंक्तियों में आपका उत्तर आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि 2 पंक्तियां लिख दी, वैसे में भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा नंबर अच्छे चाहिए तो बिल्कुल ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, दुनिया की असली ताकत कौन होता है और मनुष्यता को प्रकाश किससे मिलता है। देखिए ये प्रश्न कितने नंबर का है, ये प्रश्न भी 2 नंबर का है। मैंने अभी क्या बोला कि 2 नंबर के प्रश्न होंगे, लिखने की शैली आपकी अपनी होगी और आपको कितनी पंक्तियां लिखनी होगी, इसके लिए भी आपको 4 से 5 पंक्तियां, ठीक है, तभी आपको 2 नंबर अच्छे से मिलेंगे, ठीक। चलिए आगे देखिए आपका अगला प्रश्न कैसा रहे। अगला प्रश्न है, अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह क्या लिखा है। हमारे जो गद्यांश हमने जो पढ़ा उस गद्यांश का जो अंतिम पंक्तियां थी वो अर्नाल्ड बेनेट के बारे में नहीं थी और उन्होंने क्या लिखा है वहां पर दिया हुआ है। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है, आपको वो देखना है और उसको लिख देना है। थोड़ा आप क्या करिएगा, उनकी पंक्तियां तो 2 ही लाइन की, आप उनको लिख दीजिएगा और 1-2 पंक्तियों में आप थोड़ा उसको समझा दीजिएगा कि उन पंक्तियों का मतलब क्या है। देखिए आसान ये चीज है कि आपने गद्यांश को देखा, ठीक है, आपको उत्तर मिल गया। आपको मान लीजिए कि आपको उत्तर मिल गया वो 1 पंक्ति में, लेकिन चूंकि आपका प्रश्न 2 नंबर का है तो आपको उसके अनुरूप आंसर करना है। आप 1 पंक्ति लिख के तो बैठ नहीं सकते हैं, तो क्या करिएगा, 1 पंक्ति तो लिख दीजिए और 1-2 पंक्तियों में आपने क्या भाव समझा वो आप बतला दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम भाषा की, जैसे हम लोग जो लैंग्वेज की क्लासेस करते हैं या लैंग्वेज के जो आंसर्स देते हैं उसमें पूरे नंबर क्यों नहीं मिलते। तो पूरे नंबर नहीं मिलने का रीजन यही है
कि आप क्या करते हैं, आप बस उसको उतार देते हैं, आप अपनी इच्छा से, अपनी जो आपकी भाषा शक्ति है, जो रचना शक्ति है, वो आप छुपाए रखते हैं, आपको वो जाहिर करना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न कैसा बनेगा। साधारण जीव का क्या काम है, ये भी 1 नंबर का प्रश्न, ये तो बिल्कुल अच्छे से आप लिख लीजिएगा, हमने देखा ही है। फिर है साहसी मनुष्य क्या करता है। सबसे पहली जो पंक्तियां हैं हमारे गद्यांश की वो यही है, देखिए, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी होती है, ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ पर आइए यहाँ पर आ जाइए। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये 1 नंबर का प्रश्न है और देखिए आपका उत्तर 1 पंक्ति बिल्कुल मिल गई। आप इसमें बस ये पंक्ति लिखिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आपके पास इतना समय है, आप आसानी से अपने सारे पाठ्य पुस्तक को कवर अप कर सकते हैं। कवर करिए, उसको पढ़िए कि कौन कौन से पाठ आ रहे हैं। और जैसे कि हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए कुछ कुछ पाठ हैं, जैसे मैंने क्या बोला था कि कविता जब आप पढ़ रहे हैं तो कन्यादान, उससे प्रश्न आएगा ही, 5 नंबर में आ सकता है। और छाया मत छूना, इससे भी 5 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं। दंतुरित मुस्कान, ये इस पाठ को आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि इसकी पंक्तियों को दे रहा है पठित काव्यांश में, है ना, तो उसको भी पढ़ के रखिएगा ताकि आप आसानी से बना पाइए। इसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं, कृतिका से 2 ही पाठ आ रहे हैं, उन दोनों पाठ से 1 प्रश्न तो 5 नंबर का बनेगा ही बनेगा। तो क्या करिए, दोनों पाठ मान लीजिए आपका सिलेबस बाकी बाकी जो विषय हैं उसके भी सिलेबस आपके बहुत हैं, तो मान लीजिए कि आप दोनों पाठ अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो क्या करिए, उनमें से 1 पाठ चुन लीजिए कृतिका का जो आपको ज्यादा पसंद है, उसका एक अच्छा उत्तर अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको पता है कि वो आएगा ही क्योंकि वो तो अथवा में करके आ रहे थे, एक ही बनाना है आपको, ठीक है। चलिए हम लोग अपने काव्यांश पे आ रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी पंक्तियां, मैं जब भी ऐसी कोई कविता पढ़ती हूँ तो मुझे खुद में लगता है कि भाई आपने अगर मनुष्य में जन्म लिया है तो आपको कितना सोचना चाहिए, कितना सोच समझकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी चीजें टिकी हुई हैं, आपके निर्णय लेने की क्षमता पर, आपके व्यक्तित्व पर, आप कैसे हैं। सिर्फ देखिए मनुष्य है, आप अभी बच्चे हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ भी आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आपका परिवार, आपके माता पिता, कितना वो लोग आपके लिए करते हैं और आप लोगों को पढ़ने की कितनी सुविधाएं देते हैं, तो उन सुविधाओं का जब आप लाभ उठाते हैं तो आपको कोई कर्तव्य भी बनता है ना परिवार की तरफ, कि आजकल क्या है आपकी बोर्ड एग्जाम है तो आप लोगों के घर वाले पूरा सपोर्ट कर रहे होंगे कैसे बच्चा अच्छे से पढ़े, तो आप लोगों को क्या फर्ज बनता है कि आप लोग झूठ नहीं बोले कि हाँ मम्मी मैं पढ़ रही हूँ और पढ़ाई छोड़ के अपना मोबाइल लेके बैठे, नहीं ना करना है, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल सारा फोकस रखना है अपनी पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि ये जो समय है अगर वो चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। समय को बदलना सबसे नामुमकिन काम है, तो क्या है जब समय हाथ में है तो समय का सदुपयोग करिए। चलिए देखते हैं जीवन दीप जले, ये जो कविता है, जो काव्यांश आपको दिया गया है बहुत ही अच्छा है और बहुत आसान भी है, इसके शब्दों को आपको समझने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होने वाली है, ठीक है। देखिए यहाँ रामचंद्र के जीवन के बारे में क्या कहा गया है, 2 नंबर का प्रश्न है, आपको कितनी पंक्ति लिखनी है, आपको 4 से 5 पंक्तियों में इसका उत्तर दे देना है। और जहां तक बात है कि आप उत्तर कहां से ढूंढिएगा, तो देखिए आपकी पंक्तियों में दिया हुआ है श्री राम जी का वर्णन कहां पर किया गया है, देखिए, छोड़ अवध माया की नगरी, इसी सत्य पर रामचंद्र ने राजपाट सब त्याग दिया, छोड़ अवध माया की नगरी कानन को प्रस्थान किया। मैंने अभी बोला कि शब्दों को समझना आसान होगा, माया की नगरी किसको कहा गया है, उनके शहर अवध को कहा गया जहां वो राजपाट करते थे, और कानन, कानन मतलब वन, बहुत आसान है। आप इसी तरह शब्दों के अर्थों को दिमाग में लेते चलिएगा, पूरा भाव समझ जाए। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण ने अर्जुन को क्या संदेश दिया और उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया। कृष्ण ने अर्जुन को क्या संदेश दिया और उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया। 2 नंबर का प्रश्न है, 4 से 5 पंक्तियां बिल्कुल काफी है इसके लिए भी। आपको अपना काव्यांश पढ़ना है, काव्यांश पढ़कर आपको इसका उत्तर देना है। कृष्ण ने अर्जुन को क्या संदेश दिया और उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया। आपके काव्यांश में इसका उत्तर छुपा हुआ है। हम लोग जब डिस्कस करेंगे इसका आंसर तो हम लोग देखेंगे कि हम इसका उत्तर कैसे लिखना है। जीवन को दीप कहने के पीछे क्या आशय है, 1 नंबर का प्रश्न है। कृष्णचंद्र ने वृंदावन को क्यों बिसराया। अब एक बात बताइए, अभी अभी हमने पढ़ा उस काव्य की पंक्तियों में थी
कि श्री कृष्ण ने वृंदावन को बिसराया, छोड़ काल की गलियां, है ना। देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है, आपकी पंक्तियां दी हुई हैं। देखिए यहाँ पर, छोड़ बिलखते ग्वाल बाल व निर्मोही भी कहलाया। क्या हुआ था, जब श्री कृष्ण चले गए थे, मथुरा को छोड़कर जब चले गए थे, तो गोपियां तो उनके लिए रो ही रही थी, साथ ही साथ पूरा मथुरा प्रदेश के हर वासी श्री कृष्ण के जाने से दुखी था ना। तो वो लोग क्या कहते थे, उनको कभी कभी बोलते थे कि भाई श्री कृष्ण कैसे हैं, यहाँ रहे, यहाँ जन्म लिए, यहाँ इतने बड़े हुए और हम लोगों से उनको मोह नहीं है, वो निर्मोही है, यही ना कहा गया था। तो क्यों कहा गया था, प्रश्न वही है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या संदेश दिया, कौन सा मार्ग अपनाया। यहाँ पे हमें बताना है कि श्री कृष्ण जब अर्जुन के सारथी जब बने थे ना, अर्जुन के सारथी महाभारत युद्ध में, तो जब वो बने थे तो उन्होंने क्या क्या समझाया अर्जुन को। अर्जुन क्या हुआ, अर्जुन डर रहे थे, अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध करने से अर्जुन डर रहे थे। तब जो उनके सारथी बने श्री कृष्ण, उनको बहुत सारी शिक्षा दी। हमारे जो धर्म ग्रंथ है गीता, आपको पता है गीता में ये सारी चीजों का संकलन किया गया है कि श्री कृष्ण क्या क्या उनको बतलाते हैं, किस तरह से एक मनुष्य का व्यवहार होना चाहिए। आप लोगों को पढ़नी चाहिए, अगर आप लोग इस धर्म को मानते हैं तो मैं इसलिए नहीं, लेकिन अच्छी चीज है, आपको कुछ अच्छा ज्ञान ही मिलेगा, तो पढ़िए, पढ़कर देखिए अगर खाली समय कभी मिलता है तो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जीवन को दीप कहने के पीछे क्या आशय है। जीवन को दीप कहने के पीछे क्या आशय है, जैसा कि एक जीवन होता है, एक गति पर चलते रहता है, बढ़ते रहता है। कोई चाहता है मनुष्य कि उसका जो जीवन है वो कभी खत्म हो, नहीं चाहता। उसी तरह एक दीपक, हम जब एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, किस लिए, अंधेरे को मिटाने के लिए, तो वो जो दीपक होता है उसकी रोशनी हम लोग चाहेंगे बुझ जाए, नहीं चाहेंगे ना जी। बिल्कुल वही बात है कि जीवन और दीपक की क्या की गई है, तुलना की गई है, या कहा गया है कि जो जीवन है वो कैसा होता है, दीपक की तरह प्रकाशमान, रोशनी से भरा हुआ। अगला प्रश्न आ गया जिसकी अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि श्री कृष्ण ने वृंदावन को क्यों बिसराया। मैंने अभी बताया कि श्री कृष्ण ने अपने जो राजपाट था, जो जब वो राजा बन गए तो उनका जो धर्म था वो निभाना था उनको, तो मथुरा में रहकर वो निभा सकते थे, वो नहीं कर सकते थे। वृंदावन में, ठीक है, अच्छा मैंने क्या बोला, नहीं, वृंदावन में रह के वो उन सारी चीजों को निभा सकते थे, नहीं निभा सकते थे। उन्हें कहाँ जाना पड़ा, मथुरा जाना पड़ा, वहां के वो राजा बने, उन्होंने राजपाट संभाला, तो प्रजा के प्रति उनके जो भी कार्य थे, जो भी काम उनको करना तो था, इसलिए वो वहां से चले गए। तो बाकी जो जनता थी, जो यहाँ की वृंदावन की जनता थी, वो उनको क्या कहने लगी, वो बोलती थी बहुत निर्मोही है, इनमें मोह नहीं है, हम लोग को छोड़ के चले गए, कोई प्रेम नहीं है, यही बात है ना जी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, हर मनुष्य को किस ओर चलने की सलाह दी गई है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, बहुत आसानी से आप उसका उत्तर दे सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब चलिए आगे देखते हैं, व्याकरण पोर्शन आ गया हमारा। हमें पता है हमारे व्याकरण पोर्शन से कुल कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। व्याकरण पोर्शन से आपके पूरे 30 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं। कितने नंबर के प्रश्न बन रहे हैं, व्याकरण से 30 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं ना। बताइए, आप लोग को पता तो होगा, हम लोग इतने दिन से डिस्कस कर रहे हैं, तो बताइए व्याकरण से कितने नंबर के प्रश्न बन रहे हैं। अव्यय ही तो सिर्फ 10 नंबर का आ रहा है, ठीक है, अव्यय 10 नंबर का आ रहा है, क्रियापद आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, अनेकार्थी शब्द आ रहे हैं। देखिए जो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, बार बार आपके दिमाग में भर रही हूँ, ताकि आप लोगों को बैठ जाए कि हमें इन चीजों को पढ़ना ही है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। क्रियापद आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, बताइए, कुछ याद है, अव्यय आ रहा है, क्रियापद आ रहा है, अनेकार्थी शब्द आ रहा है, और वाक्य भी आ रहे हैं ना जी। तो हमें बिल्कुल इन सारी चीजों को ध्यान देने की जरूरत है कि कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक कविता पढ़ा रहे हैं, क्रिया के भेद का नाम लिखिए, 1 नंबर का प्रश्न है। शिक्षक क्या कर रहे हैं, शिक्षक कविता पढ़ा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था, जब भी क्रिया हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रश्न करेंगे। अगर उस वाक्य से हमारे प्रश्न का उत्तर मिलता है तो कैसी क्रिया होगी, सकर्मक होगी, नहीं मिलेगी तो अकर्मक होगी। ये सब हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, क्रियापद छांट कर लिखें। क्या है इसमें से, क्रियापद क्या है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बहुत ही आसान है, आप लोग पहचान भी जाइएगा कि क्रियापद क्या है। इसमें से खेल रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या है क्रियापद,
खेल रहे हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं क्रिया, और क्रिया मतलब क्या होता है, जिससे पता चले कि कोई भी काम हो रहा है, किस अवस्था में हो रहा है वो पता चलता है हमें, तो क्या हो गई ये क्रियापद हो गई। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। किसान खेती कर रहा है, क्रियापद छांट कर लिखे। किसान क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्रियापद क्या है, ये आप करिएगा। चलिए आगे देखते हैं हमारा प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय पदों से करें। अव्यय पदों से क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। बच्चा चांद की रिक्त स्थान देख रहा है, क्या होगा, सोचिए अव्यय पद, मैंने अव्यय भी आप लोगों को बताया हुआ है, अव्यय क्या है, अविकारी पद है। एक नंबर का प्रश्न है अगला, सभ्यता रिक्त स्थान संस्कृति एक दूसरे के पूरक है। अव्यय पद में क्या लग सकता है, अब ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, हम लोग बोलते भी साथ साथ हैं सभ्यता और संस्कृति, तो यहाँ हमें पता ही है क्या भरना चाहिए, और भरना चाहिए, है ना, पता है ना हमें। ऐसे ऐसे प्रश्न जो आप अपनी बुद्धि से ही बना लीजिएगा, ज्यादा सोचना भी नहीं है। आप अव्यय नहीं भी जानते हो तो आप सभ्यता और संस्कृति तो जानते हैं, जो हमेशा हम लोग एक साथ उच्चारित करते हैं। चलिए, हवा रिक्त स्थान बह रही है, ये भी एक नंबर का है। वह रिक्त स्थान आलोचना ही करता है, वह रिक्त स्थान आलोचना ही करता है, क्या लग सकता है, आप सोचिए यहाँ पर क्या लग सकता है, सोचने वाली बात है ना। तो ये जो है अव्यय हमारे 4 नंबर के, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल 4 नंबर के अव्यय पद हैं, और इसके अलावा हमारा अव्यय से और 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। कभी कभी रिक्त स्थानों की संख्या यहाँ पर 2 नंबर रिक्त स्थानों में बढ़ा दिए जाते हैं, और जो 4 नंबर के प्रश्न आते हैं वो आते हैं लघु उत्तरीय। कैसे प्रश्न आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। कुल मिलाकर अव्यय से कितने प्रश्न आए, अव्यय से हमारे बनते हैं 10 नंबर के प्रश्न। कितने, 10 नंबर के प्रश्न। देखिए मैंने क्या बोला अभी, कि जो पाठ व्याकरण से, मैंने उस दिन भी बताया था कि व्याकरण से हमारा नंबर उठाना बहुत ही आसान है, थोड़ी चीजों को समझना है, और इस तरह के इतने आसान प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे, सोचिए आप लोग कितना अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, समझिए पाठ को, और जो कुछ भी नहीं समझ में आए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सारा सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीनों भेदों के नाम लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप सब ये जानते होंगे वाक्य क्या है, वाक्य के कितने भेद हैं, हम सब जानते हैं ना जी, बिल्कुल। अगर अभी इस स्टेज पर आकर आप लोग नहीं जानते हैं तब तो सोचने वाली बात है बच्चों, क्योंकि अब आपके एग्जाम में बहुत समय नहीं बच गया है, तो बिल्कुल अच्छे से खुद को जागरूक रखिए। वाक्य क्या है पता होना चाहिए अब आप लोगों को, ठीक है। हम लोग उसका आंसर डिस्कस करेंगे, तो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि वाक्य क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, ये किस प्रकार का वाक्य है, बताइए। वाक्य से कितने प्रश्न बन रहे हैं, ये भी वाक्य का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, 1 नंबर के प्रश्न है। 1 नंबर के प्रश्न के लिए आपको बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, कलाकार मूर्ति गढ़ता है, मुझसे चला नहीं जाता, ये दोनों जो प्रश्न, इसमें प्रश्न छूट गया है, ये किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है, किस प्रकार का वाक्य है। इसमें भी यही प्रश्न लगेगा कि ये किस प्रकार का वाक्य है। देखिए जब हम लोगों के प्रश्न इस तरह के बनते हैं 1-1 नंबर के, बहुत आसान है, आप तुरंत ही बता दीजिएगा कि वाक्य का कैसा प्रकार है, ठीक है। आगे देखें, अब आ जाते हैं आपके पाठ्य पुस्तक, आपने जो पढ़ रखा है, हम लोग बात करेंगे अब उसकी, क्योंकि आपने तो पढ़ रखा है, आपको याद भी होगा, और ये पोर्शन कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ही आसान पाते होंगे। इस पोर्शन आप लोग आसान पाते हैं ना इस पोर्शन को, जी बिल्कुल। ये पोर्शन जो है ये बिल्कुल आसान है, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ रखा और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इसकी बातें समाहित होंगी। चलिए देखते हैं हमारा ये गद्यांश क्या कहता है। देखिए मैं क्या कहती हूँ कि इस तरह का जब कोई भी गद्यांश है जो आपने पढ़ा होगा, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कठिन होंगे, ऊहापोह, हम लोग जब कंफ्यूज रहते हैं तो ये कंफ्यूज जो वर्ड है उसको हिंदी में कहा जाता है ऊहापोह। तो आप बहुत आसान से पहचान जा रहे हैं कि ऊहापोह क्या हुआ। तो ऐसे जो भी प्रश्न है मैं आप लोगों को बता इसलिए कि आप लोग पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, आपके पास पुस्तक है, ठीक है, आप पढ़िए, जो जो शब्द आपको कठिन लग रहे हैं आप उसको अंडरलाइन करिए, और बाद में उसका
अर्थ खोजिए, तब अर्थ आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जब आप वो गद्यांश पूरा पढ़ेंगे ना, आपको पूरी तरह से उसका सार समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, हमने गद्यांश पढ़ लिया, अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बहुत ही आसान है क्योंकि गद्यांश ही बहुत आसान है। किसका है, कैप्टन का है ना, कैप्टन चश्मे वाला। चलिए देखते हैं, छोटे कस्बे में सार्वजनिक निर्माण में प्रायः कौन सी समस्याएं आती हैं। देखिए, सार्वजनिक निर्माण किसे कहेंगे, जो सरकार कराती है। तो सरकार तो कोई काम ऐसे किसी आदमी को बुलाती नहीं कि आओ भाई तुम लो, तुम ये पैसे लो, तुम ये काम करो, ऐसा तो होता नहीं है। बिल्कुल सारी चीजें फाइलों और पेपरों से होकर गुजरती हैं, मंत्रियों के साइन लगते हैं, अधिकारियों के साइन लगते हैं। तो सोचिए उस चीज में कितना समय लगता होगा। एक तो ये हो गई ये बात, और दूसरे हमारे यहाँ पे दिया भी गया है, पढ़िए, लागत अनुमान भी है, बजट भी है, लोग हैं, फिर शासन अवधि की समय सीमा भी दी हुई है। ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी होंगी। 2 नंबर का प्रश्न है, कितनी पंक्तियां बनेंगी, पंक्तियां बनेंगी 4 से 5 पंक्तियां। ठीक है, हो गया, समझ में आ गई आप लोगों को बात। चलिए आगे देखते हैं, स्थानीय कलाकार से मूर्ति बनवाने का क्या कारण रहा होगा। कारण बहुत अच्छे से दिया हुआ है वहां पे। एक तो शासन व्यवस्था में समय अवधि कमी थी, बजट कुछ कम रहा होगा, कुछ अच्छे लोग नहीं मिल रहे होंगे, तो क्या किया गया, किसी स्थानीय कलाकार को ये चीज दे दिया गया कि आप लीजिए और आप इसको बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यह गद्यांश किस पाठ का है, कैप्टन चश्मे वाला। आप लोगों को ये चीज तो बिल्कुल याद होनी चाहिए, दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए कि बिल्कुल याद आया और हमने ये कर डाला और ये हमने लिख डाला। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपने आप को ऐसे बनाइए, इतना शार्प बनाइए कि ये सारी चीजें आप तुरंत कर पाए। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए और एक चीज है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमने प्रश्न देखा कि प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना समझ में आता ही है, उस समय मेरी उम्र की थी क्या और मेरा भाषण रहा होगा। ये जो प्रश्न है ये 4 नंबर का, ये 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, कुछ मिसप्रिंट हो गया अथवा इसका एक प्रश्न दिया है, ये 4 नंबर का प्रश्न है। और इस प्रश्न में, ठीक है, 4 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है कि लेखिका ने ये जो सारी चीजें कही है वो क्यों कही है। आपको विस्तार पूर्वक बताना है। जब भी विस्तार पूर्वक बताएंगे तो 14 से 15 पंक्तियां हमारा उत्तर होना चाहिए। मैंने पहले भी बोला है कि यह कहानी, ये भी मंडू भंडारी जी की और यह दंतुरित मुस्कान, ये पाठ आपके इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि इनमें से चुनकर पठित गद्यांश या काव्यांश आपको देगा ही, तो दिमाग में रखिएगा कि इन 4 चीजों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ किस डॉक्टर साहब का, देखिए ये आपका क्या है, गद्यांश है और जिससे आपके प्रश्न यहाँ बनते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, यहाँ किस डॉक्टर साहब का जिक्र है और उन्होंने किसकी प्रशंसा की है। 2 नंबर का प्रश्न है, आप इसके उत्तर आसानी से दे पाइएगा। लेखिका के पिताजी कितनी तरह के और किन किन अंतर विरोधों के बीच जी रहे थे। ठीक है, 5 नंबर के प्रश्न है आपके 2, 2, 4 और एक और नंबर का प्रश्न, गद्यांश की लेखिका कौन है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कौन है, मन्नू भंडारी, है ना। कौन है लेखिका, मन्नू भंडारी। हम लोग जब इसका आंसर डिस्कस करेंगे हम लोग सारी चीजों को बहुत विस्तार पूर्वक अच्छे से देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की वेशभूषा कैसी थी। 2 नंबर 4 नंबर का प्रश्न है और 2 प्रश्न है। 4 नंबर के प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की वेशभूषा कैसी थी। पाठ के आधार पर आप लोगों ने पढ़ा, आप लोग जानते भी, इसको आप लोग बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने शब्दों में लिखिएगा। कैसे लिखना है, चूंकि 4 नंबर की है तो 15 से 16। लखनवी अंदाज पाठ के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालें, ये भी 2 नंबर 4 नंबर का है। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। प्रश्न देखिए, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न आ गया, पठित काव्यांश। पठित काव्यांश कितने नंबर के आते हैं ये प्रश्न, 7 या 8 नंबर के प्रश्न रहेंगे और आपके पाठ्य पुस्तक से रहेंगे। ये वाला दिया हुआ है उद्धव का, ये हमने शायद पहले भी डिस्कस किया हुआ है, पहले भी हमारे एक सेट में ये वाला चीज आया हुआ था। मैंने बोला है कि उद्धव सूरदास के पाठ कन्यादान और छाया मत छूना, बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखिएगा, उससे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है, देखिए क्या प्रश्न है, गोपियां अपने हरि की तुलना हारी की लकड़ी से क्यों कर रही है। 2 नंबर का प्रश्न है, 4 से 5 पंक्तियां काफी है।
फिर है गोपियों की मनोदशा का वर्णन कीजिए, ये भी 2 नंबर का है। 4 से 5 पंक्तियां। मनोदशा कैसी है? गोपियों ने महसूस कर रही है कि वो ठगी गई है, कृष्ण उन्हें धोखा दे रहे हैं और उद्धव उस पर से क्या आ रहे हैं, योग का संदेश दे रहे हैं जो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। गोपियां योग की तुलना किससे करती हैं? बताइए, योग की तुलना 1 नंबर का प्रश्न, बहुत ही अच्छा और आसान सा उत्तर है, हम लोग देखेंगे आगे। या फिर आप ये भी बना सकते हैं, विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन विश्व ये आया उत्साह का, है ना, आप इसे ही बना सकते हैं। दोनों में से कोई एक करना है। प्रश्न है कौन विकल और अनमने थे तथा क्यों? 2 नंबर का प्रश्न है। 4 से 5 पंक्तियां बहुत है। कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। इस पद्यांश में किन किन शब्दों की पुनरुक्ति हुई है? आपको पद्यांश खोलना है, पुनरुक्ति शब्द एक साथ पढ़े जाते हैं, आप आसानी से पकड़ पाइएगा। 1 ही नंबर का प्रश्न ये भी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, दंत्रित मुस्कान से बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और ये भी 2 ही नंबर का प्रश्न है। आगे देखिए, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? आपको बताना है। आपने कविता पढ़ रखी है कन्यादान की, माँ क्या बोलती है बेटी को कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखना मत, है ना, और क्या क्या समझाती है, सारी चीजें आपके दिमाग में। हम लोग इसका आंसर डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। आगे देखिए प्रश्न, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में, ये प्रश्न शायद नहीं आ रहा है। माता का आंचल, देखिए माता का आंचल और कृतिका से दोनों प्रश्न है। मैंने अभी अभी बोला कि कृतिका से जो भी प्रश्न आएंगे 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे अथवा में रहेंगे, कोई एक आपको करना है। किसी भी एक पार्ट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और इसका उत्तर 1 से 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज में आपको इसका 1.5 पेज तो आप रखिए, 1.5 पेज से कम में नहीं होगा, आपको 1.5 पेज इसका उत्तर लिखना ही होगा। ठीक है। जितेंद्र नार्गी की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि कुशल गाइड में क्या गुण है। इसके बाद आ जाता है हमारा रचना। रचना से कुल कितने अंक की रचना है? ये रहेंगे कुल 15 अंक के। 5 अंक आपके निबंध, देखिए निबंध दिया हुआ है 150 शब्दों का। बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, जीवन में खेलकूद, किसी भी एक पर लिखिए। किस तरह लिखना है? देखिए संकेत बिंदु, भूमिका, अर्थ, कारण, दुष्परिणाम और समाधान, मतलब सारे में आपको अच्छे से ही लिखना है। भूमिका सब में रहेगी, निष्कर्ष कुछ सब में रहेगा, समाधान भी रहेगा। ठीक है। और शब्दों की सीमा कितनी है? 150, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा बन रहा है झारखंड, क्या देना है इसमें? पत्र। मैंने क्या बोला था कि या तो एक पत्र रहेगा या आवेदन पत्र रहेगा, दोनों में से कोई एक अथवा में रहेगा। और विज्ञापन तो हमारा बिल्कुल आ ही रहा है। 5 नंबर का विज्ञापन रहेगा, 5 नंबर का निबंध रहेगा और 5 नंबर के आवेदन पत्र और या ये कोई भी औपचारिक या अनौपचारिक पत्र। ठीक है। देखिए पत्र क्या लिखना है? झारखंड में किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन अपने मित्र को करिए या मलेरिया के बचाव हेतु अपने जिले के स्वास्थ्य पदाधिकारी को एक अनुरोध पत्र लिखिए। और सबसे अंतिम हमारा क्या है? विज्ञापन बनाना है। विज्ञापन आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस तरह एक फॉर्मेट बनाइए, जो भी चीज बोला जाता है दर्द निवारक तेल का ही हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाना है? इसी तरह बनाना है। कुछ इधर आप फोटो दे सकते हैं, कुछ फोटो दे दीजिए, मेन टॉपिक दे दीजिए, 2 पंक्तियां दे दीजिए जो तुक में रहे, अच्छी लगे, बस हो गया विज्ञापन। ठीक है। मतलब बिल्कुल भी आसान तरीके से हम लोग ये चीजें कर लेंगे। बिल्कुल भी आपका सिलेबस कम हो चुका है, कुछ भी कठिनाई नहीं रही है। प्रश्न किस तरह के आएंगे हमने वो भी देख लिया। अगली क्लास में हम लोग इन प्रश्नों के आंसर डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से आप लोग बहुत ही स्मार्टली जो आंसर करना है कम समय में और अच्छे से कर पाए। ठीक है। हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए किस तरह से आपका सारा प्रिपरेशन आसानी से जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है। धन्यवाद।